नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय को बात करना चाहेंगे जो हमको और आपको शायद इफेक्ट उतना ना कर रहा हो, लेकिन देश में उसकी वजह से माहौल बहुत गर्म हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम इस देश में रोज़ बुलडोज़र का सामना कर रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है। तो क्या बुलडोज़र ने मुस्लिम जो लोग हैं उनको ढकेल के किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जा रहा है कि अब उनके पास क्या रास्ता है क्या नहीं है? हम सियासत की बात कर रहे हैं, सियासी रूप में उनको कहाँ है कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि मेरे दफ्तर के जो मुसलमान बच्चे हैं काम कर रहे हैं, कल की ही बात है, उसकी बहन को कहीं रेंट पे घर चाहिए था। सब कुछ हो जाने के बाद जब मकान मालिक ने पता किया कि वो मुस्लिम है तो उसने उसको किराए पे घर देने से मना कर दिया। और ये बहुत कॉमन अब हो गया है, जो जिसको हमारे कुछ लोग कहते हैं वो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गुजरात में जैसे बहुत वाटर टाइट जैसे सुना जाता है, खास करके अहमदाबाद में, कि मुस्लिम मोहल्ले हिंदू मोहल्ले में कोई मुस्लिम नहीं रहता है, मुस्लिम मोहल्ले में कोई हिंदू नहीं रहता है। धीरे धीरे आप अगर अपने अगल बगल देखिए तो उस तरह का माहौल भी बनता जा रहा है। क्योंकि अगर कोई जो मेजॉरिटी है, अगर वो ये डिसाइड करेगी कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कब खाएंगे, आप कब क्या नहीं खाएंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल तो होगी, जिसके ऊपर भी ये रोक लगाई जाएगी और थोड़ा चिढ़ाने का काम भी हो ही रहा है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर लूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होगी। और अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो वन टाइम एक बार में भी हमारी मदद कर सकते हैं। उसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं थोड़ा और ये सारी बात मैं अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से कर रहा हूँ। 80 सीटें हैं, डिसाइड यहीं पे होता है कि देश में यहाँ से कितने एमपी जाएंगे, कौन जाएगा क्या नहीं जाएगा। इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% के करीब वो 19.5-20% की मुस्लिम आबादी यहाँ पे है। आज़ादी के बाद 1960 के दशक में एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता हुए डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी। उन्होंने मुस्लिम मजलिस बनाई थी। लखनऊ के हजरतगंज में ही हलवासिया के सामने उनका दफ्तर था। और बड़ी शख्सियत मैं बोल रहा हूँ, तो आज जो आप बड़े बड़े नेता देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस पार्टी से या डॉक्टर फरीदी के संपर्क में या उनके प्रभाव में रहे हैं। आजम खान साहब को आज आप बड़ा नेता हैं, वो उनकी पार्टी से लड़े थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला चुनाव वो हार ही गए थे। आलम बदी साहब आजमगढ़ के इतने रिस्पेक्टेड, वो भी उन्हीं की पार्टी से थे। इलियास आज़मी साहब वो उनकी पार्टी से थे। आरिफ मोहम्मद खान साहब वो भी उनसे प्रभावित थे और उनके संपर्क में थे। अदीब साहब जो सांसद रहे हैं एएमयू वाले, वो भी मतलब डॉक्टर फरीदी का एक अपना वो था, प्रभाव क्षेत्र था। और इनकी पार्टी जिसका नाम ही मुस्लिम मजलिस था, 12 विधायक भी उस समय 60 जो उस समय के इलेक्शन हुए जिता के लाई थी। मैं इनके बारे में एक दो चीज़ें और बता दूं। डॉक्टर फरीदी उस पॉलिटिकल जो आजकल बोला जाता है ना कि केमिस्ट्री को समझते थे। वो लखनऊ में तमिलनाडु से पेरियार को लेके आए थे और बारादरी में उनकी मीटिंग कराए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि काशीराम जी उनके इस काम से काफ़ी कुछ प्रभावित थे और वो जो एक मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद डॉक्टर फरीदी जब गुजर गए और पार्टी उसके आगे नहीं बढ़ी, तो एक पार्टी आई थी नेलोपा, अगर आपको याद हो। डॉक्टर मसूद की पार्टी थी, वो सेंट्रल यूपी या वेस्टर्न यूपी के कहीं के थे, लेकिन इसने भी काफ़ी एक 80-90 के दशक में काफ़ी ये पार्टी एकदम से रिकग्नाइज हुई थी। नेलोपा का एक बहुत बड़ा ये था कि नेलोपा से बहुत से हिंदू भी इलेक्शन लड़े थे नेलोपा के टिकट पे। उसके बाद डॉक्टर मसूद के बाद फिर एक पार्टी आई, अगर आपको याद हो, डॉक्टर अयूब की पार्टी, पीस पार्टी। उसके अन्य भी 4 विधायक ले आए थे। लेकिन जब से डॉक्टर अयूब की पार्टी, उनका लड़के उसके सर्वे सर्वा हो गए, वो अब उसको मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो पार्टी का वो बात नहीं रह गई है। फिर एक पार्टी मुसलमानों की, मैं यूपी ही की बात कर रहा हूँ, उलेमा काउंसिल, मोहम्मद आमिर रशीदी वाली आजमगढ़ के जो थे। और ये वही थे जो बटला हाउस जब कांड हुआ था, अगर आपको, ये बहुत एक्टिव हो गए थे और उसके बाद इनकी एक थोड़ी मुसलमानों के बीच थोड़ी पैठ हो गई थी। फिर एक आए मोहम्मद तौकीर रज़ा बहरलवी, ये IMC इत्तेहाद मिलत काउंसिल के नाम से इन्होंने चलाया। और इसका भी एक इनके किसी का विधायक जीत गया नहीं गया, लेकिन कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाए हैं मुसलमान। ये यूपी की पार्टीज़ थी। आज की तारीख में एक बाहर से जो पार्टीज़ आई देश की और हिस्सों से, उसमें से एक AIMIM ओवैसी साहब की, वो थोड़ी सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। अब जो मूल प्रश्न है आज की तारीख में, ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमानों ने
पूरी तरह से 80-90% मुसलमान सपा को इस बार वोट दिए हैं इस 2022 के विधानसभा चुनाव में, उसके साथ लामबंद हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं जो जिस तरह से अखिलेश जी की हैंडलिंग है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपा को भी ये लगने लगा है में दिक्कत हो रही है और मुसलमानों को ये लगने लगा है कि, और इन जनरल एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, क्या मुसलमानों के पास सपा को छोड़ के कोई और विकल्प है? क्योंकि जैसे है ना कि जाओगे कहाँ, वोट कहाँ दोगे? अगर जैसे एक हिंदू उसको थोड़ा वो किया जाता है, पोलराइज किया जाता है और ये माना जाता है कि हिंदू कहाँ वोट देगा, उसको बीजेपी को देना, उसी तरह से मुसलमानों के लिए हो गया है कि जाओगे कहाँ, वोट तो हमें ही देना है। तो एक चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी बात है कि सपा और अखिलेश यादव जो आज के है ना, वो मुस्लिम वोट को लेकर डिफेंसिव हैं। वो कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं है, वो कभी भी ज़्यादा नहीं कहते हैं मुसलमानों का या वो देखते हैं या उनके हित की रक्षा करते हैं, वो नहीं, बिल्कुल वो चुप रहते हैं। वो एक तरफ कृष्ण मंदिर बनवाने की बात और कृष्ण का वो बनाएंगे, अरे भाई आप बिल्कुल मंदिर बनाइए, और अगर कोई हिंदू है वो तो हिंदू ही रीति रिवाज चलेगा, लेकिन अपने को बी टीम ऑफ बीजेपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी इस समय इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो अपने को कहीं ना कहीं बी टीम ऑफ बीजेपी प्रूफ करने के चक्कर में। दूसरा सपा के साथ क्या है कि जैसे बसपा जब टिकट देने की बात आती है, वो आती है तो दिल खोल के मुसलमानों को टिकट देती है। सपा दिल खोल के टिकट नहीं दिया था, एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, कहीं लोगों को ये न लगने लगे, इस तरह की बातें थी। क्योंकि अगर आप अभी देखिए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन का पद था, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, विधानसभा में रह गए थे। उनको चक्कर क्या है ना कि वो या तो बड़ा सोच नहीं पाते हैं, या वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, या मतलब मैं इसकी वो करूँगा, उस पद को भी खुद ले लिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, पार्लियामेंट्री पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहेंगे, आप मतलब सारी चीज़ें आप ही के पास रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आजम खान साहब को बनाना चाहिए था या शिवपाल यादव को बना लेते, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती, लेकिन उनको दोनों लोगों के ऊपर अलग अलग कारणों से, शिवपाल यादव जी के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं है कि ये कहीं उनकी पार्टी ना लेके उनको पैदल कर दें। आजम खान साहब के साथ ये है कि कहीं इसको बाकी हिंदू सोचने लगेंगे तो मुसलमानों की पार्टी हो गई है। मुख्य बात यह है, क्योंकि अगर वो आजम खान साहब को बना देते तो एक प्रतीक के रूप में एक तरह से ये होता ना कि वी आर पेइंग यू बैक। अगर आपने मेरा पूरा समर्थन दिया था तो आजम खान साहब को हम, अच्छा आजम खान साहब ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है सपा के साथ, हर पल पे हर जगह ये खड़े रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा अगर कहीं मन में किसी को दुख या क्षोभ है तो वो कोई बहुत गलत नहीं है। इस मामले में मैं मुलायम सिंह यादव जी की हरदम बार बार बात इसलिए करता हूँ कि वो बैलेंस कर लेते थे इस बात को। अगर आपको याद हो, आजम खान साहब रामपुर से थे, जयप्रदा, अमर सिंह, इन लोगों को बैलेंस करके वो वहाँ से इलेक्शन लड़वा के एमपी बनवा दिए थे। बाद में संबंध खराब हो गए थे, लेकिन शुरू में बैलेंसिंग थी ना दोनों के बीच में। अगर मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहा जाता था, लेकिन आपने कभी उनको देखा था कि वो इसको लेकर डिफेंसिव हुए हो या इसको देके एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? चुप रहते थे। तो वो मौलाना मुलायम, अब ये जो भाई साहब हैं, ये हरदम ये है कि नहीं मुझे कोई ये ना समझे कि मैं बहुत मुस्लिम परस्त हूँ। सबसे बड़ी बात ये हुई कि अखिलेश यादव जी जो जैसे अब 2 साल से आजम खान जेल में है, आजम खान कोई कुछ कहता रहे, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने बकरी चोरी का मुकदमा, भैंस चोरी का मुकदमा, एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें कुछ हो सकता है उन्होंने गड़बड़ी की हो, ये सब, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। इसके लिए तो मैं कहीं भी कह सकता हूँ, कोई शॉर्टकट किया हो जो नहीं करना चाहिए, जो कानून सम्मत नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन इस पूरे जद्दोजहद के दौरान आपको कहीं नजर आया, ऐसा आपको लगा कि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं? नहीं नजर आया, अखिलेश यादव उनके साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अगर अखिलेश यादव चाहते तो ये प्रतीक के रूप में बिल्कुल दिखता कि वो उनके साथ खड़े हैं। भाई आप जेल नहीं जा सकते थे, मान लीजिए आपको डर लगता है। मुझे ठीक से याद है कि एक बार ये जब रामपुर में होते थे, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ लगी थी, 200-300 गाड़ियाँ कि अखिलेश यादव रामपुर, पुलिस ने कुछ वो कहीं से आ गया कि नहीं वो बंद है, ये अपना घर ही पे रुक गए, कुछ नहीं करते। आजम खान यहाँ पे मेदांता में भर्ती थे 1-1.5 महीना। ये बहुत छोटी बातें होती हैं जो संकेत के रूप में, आप कुछ नहीं करते। उस समय इनके कुछ लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई कुछ मत करें, अखिलेश यादव अपने घर से एक बड़ा टिफिन कैरियर ऐसे भिजवा दिया करेंगे, अखिलेश यादव के घर से खाना जा रहा है, नाश्ता जा रहा है, डिम्पल यादव जी लेके चली जाएं, वो खाली भेज दीजिए आप। उससे एक जो जनरल नैरेटिव है ना सारा तरफ बनना होगा कि देखो देखो कितना उनकी देखभाल हो रही है, और आजम खान से आप मिलने तक नहीं गए। तो ये जो एक आपका है, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसमें एक आपको दिक्कत है, और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, इस उससे वो, तब तक ये मामले सुधरेंगे नहीं। अब मैं एक एक करके
जरा ये भी बात कर लूं कि किसका कहां कैसे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात कर लिया जाए, जैसे मुस्लिम वोट को जिसको कह रहे हैं ना बुलडोजर ये वो करके, आज चौराहे पे खड़ा है, किधर जाए नहीं पता है। सबसे पहले बसपा की बात कर लें। बसपा के पास आज मुस्लिम वोट अगर जाता है तो बसपा को ये माना जाता है, एक ही है ना उसके साथ, कि वो शायद बीजेपी के साथ न चली जाए। लेकिन वो बीजेपी के साथ न चली जाए और कोई पार्टी बीजेपी के डर से पूरा काम ना करे, तो इसमें भी अब डिसाइड मुस्लिम वोट को करना है। क्योंकि आज मान लीजिए उनकी बुरी हालत है, 12.5% वोट हैं बुरी हालत में। 12.5% तो है ना, जब उनके खराब दिन है। मुस्लिम अगर 19-20% जाता है तो फिर वो 32% वोट पे हैं, जितना अखिलेश यादव के वोट हैं। तो बसपा के ऑप्शन को कोई मुसलमान रूल आउट अभी नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन कांग्रेस आज की तारीख में मेरी जिन लोगों से बात होती है उस मुसलमान सबको ये लगता है कि भाई कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में कुछ तो मजबूती है ना, कुछ अपने आप चलना तो शुरू करें, या चारों पैरों पे लगे ना कि कुछ अपना ये चलना सीख रहे हैं, ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस की वो दिक्कत है। अब छोटी पार्टियां आती हैं। अब उन छोटी पार्टियों में अगर आप देखिए तो अभी जयंत चौधरी जी थे, वो आजम खान साहब के घर गए। चंद्रशेखर जो हैं सहारनपुर वाले, वो भी इनके मतलब वो अपना एक कुछ साधने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ हमारा कुछ ना कुछ तालमेल हो जाए। क्योंकि इस तरह की बात आ रही है कि आजम खान शायद पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी के साथ जो भी वो हो। अब एक भाई साहब आते हैं AIMIM वाले, ओवैसी साहब। अब वो ओवैसी साहब का एक चीज़ समझ लें, जैसे वो शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं और वो मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम नेतृत्व होना चाहिए। लेकिन अगर खालिस मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपके कितने विधायक हो जाएंगे, 2, 4, 5, 10। तो आप कोई बड़ी सियासी लड़ाई या मुसलमानों का एक लॉन्ग टर्म कुछ चेंज हो जाए वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी ना किसी, अगर यूपी में AIMIM आ रहा है तो कोई रीजनल पार्टी का साथ तो आपको करना ही पड़ेगा। वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बिना किसी लोकल उसके आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब एक जरा बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लीजिए। बीजेपी का जो मुझे लगता है ना, बीजेपी 403 में एक भी सीट ना दे, कुछ ना करे। दो समस्याएं हैं। मान लीजिए एक इंटरनेशनली समस्या है, दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो दुनिया हमें क्या कहती है, हम सेकुलर माने कुछ माने हम नहीं करते हैं अब। लेकिन 19-20% पूरे देश में करीब 15% वोट, और यूपी के रेफरेंस में 19-20% वोट अगर एन ब्लॉक आपके अगेंस्ट पड़ता है तो इतना आसान नहीं है कि उसको आप इग्नोर करें। क्यों नहीं है आसान? क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस 19% वोट को आप इग्नोर करते रहे, बाकी को आपको साधना होता है, कहीं बैकवर्ड, कहीं अति पिछड़ा, तो कहीं अपर कास्ट, तो कहीं दलित। आपको इतना बैलेंस करना पड़ रहा है कि हरदम कोई ना कोई आपसे छूट जाएगा, कोई ना कोई कोना निकलेगा। ओम प्रकाश राजभर आपसे निकल गए थे, आपके साथ थे, आपसे अलग हट गए। तो मेरा सिर्फ कहना है कि ये बहुत वो नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपको एक लॉन्ग टर्म बीजेपी ये समझे कि मुसलमानों का करेंगे क्या। उसको देख के ऐसा लगता है, ये सब अटकलें हैं कि बीजेपी के इस गेम प्लान में शिवपाल यादव जी बिल्कुल ठीक से फिट इन हो रहे हैं। मैं कुछ समाजवादियों को जानता हूं जो अपने को समाजवादी कहते हैं, वो डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय की वो बात करते हैं कि इन लोग एक ही तरह की बातें करते थे। अब एक तरह के मंच पे करते हैं, उन दोनों की फोटो एक साथ लगाते हैं। अब डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और अगर दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, हमारे कुछ खांटी समाजवादी लोग भी उसको परस्यू करने लगे हैं, तो शिवपाल यादव जी उसको उस तरह की बातें करेंगे। अब शिवपाल यादव जी के साथ बीजेपी को क्या एडवांटेज है? अगर शिवपाल यादव जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके किसी काम के नहीं है। अपर्णा यादव आज ज्वाइन कर ली, किस काम की हैं? उनके कहने से क्या 10 वोट भी कहीं मिलेंगे? लेकिन शिवपाल यादव जी अगर बाहर रहते हैं, और वो जो रोल उन्होंने 2019 में किया जब इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो अलग हो गए थे, तो उन्होंने कई जगह सपा के क्लोज कंटेस्ट में कम से कम 5-7 सीटों में उन्होंने हराने का काम किया था। फिरोजाबाद, कन्नौज, ये सब जगह उन्होंने हराने का काम किया था। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की भी बात हो रही है कि शिवपाल यादव जी के थ्रू आजम खान को हैंडल किया जाए, और ये मुस्लिम और यादव का एक फ्रेगमेंटेड पोल, कुछ इस तरह की बात ज़रूर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अंत में हम और आप जो भी कहें, ये तो तय मुस्लिम आवाम को करना है कि उनको उनके वोट को कैसे यूज़ करना है, उनको क्या करना है। क्योंकि एक जो नया एक आया उससे भी बाहर निकलना होगा। एक पिछले 30-35 साल से मुस्लिम वोट उसको देते हैं जो बीजेपी को हरा रहा होता है या जो बीजेपी से कंटेस्ट में होता है। मुझे लगता है उससे थोड़ा बाहर निकलना होगा। बीजेपी के आप ठीक है, मान लीजिए आपकी एक है भाई बीजेपी आपके साथ, आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप कम से कम जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो,
कम से कम एक नई तरह की राजनीति शुरू करिए, जो अच्छा कैंडिडेट हो, ईमानदार हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, कहीं लोगों के लिए खड़ा होता हो, मजलूमों की बात उठाता हो, उनको आप वोट दीजिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। आप कैंडिडेट विशेष, आप कैंडिडेट फोकस्ड हो जाइए इंस्टेड ऑफ पार्टी। क्योंकि होता क्या है, मैं बहुत से ऐसे, मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी के तौर पे मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत से लोग सेकुलर होते हैं, किसी बिना धर्म देखे, बिना जात देखे लोगों के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो उनको भी कहीं ठगे से वो रहते हैं कि आपके साथ सब लोग घूम रहे हैं, रात में वो सारा वोट चला गया क्योंकि बीजेपी को फलाना पार्टी हरा रही थी तो वो उस पार्टी के साथ चले गए, या फलाना पार्टी कंटेस्ट में थी। अब आपने अपने 30 साल 35 साल अपने जीवन के राजनीति में आपने लगा दिए हैं कि भाई धर्म के उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जात, लेकिन जब ये बात आ रही है तो वो आपको छोड़ के उधर भाग गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम आवाम को, नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी सोचना होगा कि इस देश को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। आप अच्छे कैंडिडेट को दीजिए, जो कैंडिडेट धर्म जात इन सब की से ऊपर हो, जो लोगों के बीच उठता बैठता हो। ये थोड़े 1-2 इलेक्शन में ये भी ट्राई कीजिए कि आप पार्टी विशेष से इनके साथ आ रहे हैं। देखें, कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर एक नई दिशा आपने दी तो ज़रूर देश में मतलब लोकतंत्र की और मजबूती का काम आप बनाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।